तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पर। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आगे यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिखाया था वो एमपी बोर्ड की तरह यहाँ पर ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है और सभी बच्चों को यह मॉडल पेपर देखना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसी में से आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो फाइनली डेफिनेटली आपके 2024 में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको आंसर बताते भी चलूँगा। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और ये एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बैंक है, एक तरह से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ही समझिएगा और क्वेश्चन बैंक में इसी लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो डेफिनेटली इसी लेवल के आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो फाइनली मैंने पार्ट 1 में यहाँ पर 4 नंबर तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो का जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम यहाँ पर खंडबा स्टार्ट करने वाले हैं और जहाँ तक कि मेरी तरफ से ये पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि आज इस पेपर को सॉल्व करा दिया जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडबा पर आज इस पर स्टार्ट करते हैं। खंडबा पर आज हम आए हैं और खंडबा यहाँ पर आप सभी देख सकते हो सेक्शन है और 4 अंक के हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, खंडबा में 4 अंक के क्वेश्चन है जो आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी देख सकते हो, 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 5वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th से है और 10th और 12th बहुत ज़्यादा मिक्स रहता है क्वेश्चंस आने के। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मत भूलना लगाना। और यह डेरिवेशन है, आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि डेरिवेशन आप 10th से सॉल्व करके आते हो। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े गए 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, केवल 5 स्टेप्स में 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है और उन डायग्राम में करना क्या है कि उनका समांतर क्रम का आप डायग्राम बना लेना और फिर इसके बाद R1 R2 R3 में संबंध स्थापित कर देना। इजी है क्वेश्चन। चलिए दिखा भी देते हैं कैसे करना है। फाइनली दोस्तों, मैंने इस पीडीएफ में अपने यहाँ पर नोट्स भी लिख दिए हैं और यहाँ पर पूरा सॉल्व भी करवा दूँगा पेपर। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या फिर कहीं पर भी मैं आपको नोटिफाई करूँगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या कहाँ पर मिलेगा जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यानी कि इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम इसी लेवल का बनाना है क्योंकि आपका यहाँ पर पैरेलल पूछा गया है समांतर क्रम में, तो यहाँ पर आपको समांतर क्रम में R1 R2 R3 को यहाँ पर स्थापित करना है डायग्राम में और फिर यहाँ पर एक बैटरी लगा देना, कुंजी लगा देना है। फिर इसके बाद अपने यहाँ पर नेम लिख देना, जो भी पॉइंट्स के नेम है। इस तरह से आप फिगर बनाने लें और लिखना क्या यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। मैंने यहाँ पर पीडीएफ मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो कुछ यहाँ पर जो आप डायग्राम में बनाओगे वहीं पर आपको लिख देना है थोड़ा शॉर्टकट में। फिर यहाँ पर अपना डेरिवेशन सॉल्व कर लेना है, जैसा कि आप सभी जानते हो कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान स्टेप में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर समांतर क्रम के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन था उसका मैंने डेरिवेशन प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर दोस्तों, आप सभी अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आप सॉल्व करना नहीं बल्कि आपका यहाँ पर एक प्रकार से उत्तर लिखना है। ठीक है, अंतर स्पेशल डिफरेंस लिखना है, वो भी कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 ही अंतर आपको लिखने हैं। किसमें लिखना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। बहुत ईजी, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप लोगों के हो भी जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तब बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक छोटे दंड चुंबक की कण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से है और मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर जो भी आपका व्यंजक होता है वो प्रूफ करने को आता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेल भी है, इसलिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। अलग अलग फार्मूले हैं और अलग अलग फार्मूले हैं तो आपको तैयार भी करना है और अच्छी निरक्षी स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर करना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर एक तो पहले फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा। जो मैंने बताया कि किसी भी देखिए फिजिक्स में आपका डायग्राम बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है, जैसे एक 12th में शुरुआत चैप्टर पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र वाला, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस तरह से जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसका यहाँ पर लिख देना है क्या क्या मैंने दर्शाया है। फिर इसके बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर देना। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, b बराबर लिखना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू है एनपी की या पीएन की वो यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है डेरिवेशन। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इसके अलावा अथवा वाला क्वेश्चन भी कर लोगे।
अथवा वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। भूचुंबकीय तत्वों को परिभाषित करना और उसमें संबंध स्थापित करना है। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। हो सकता है पार्ट 3 हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पॉसिबल हो सकेगा तो जहाँ तक के करवाएंगे, ठीक है पूरे, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देगा, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि सिद्धांत को नामांकित चित्र बनाकर समझाए। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि 2 नंबर में आपको कार्यविधि लिखना है, 1 नंबर का आपको फिगर बनाना है, 1 नंबर में आपको सिद्धांत लिखना है। इसी तरह से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास बुक्स होंगी उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो। प्रत्यावर्ती एलसीआर परपथ के लिए निम्नलिखित का व्यंजक प्राप्त करना है। परपथ परिणामी वोल्टेज प्राप्त करना है, परपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z प्राप्त करना है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, क्योंकि एसी से बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपके जो डेरिवेशन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। एलसीआर परपथ देख लेना और एलसी परपथ देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ जो अनुनादी परपथ है वो भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। यही बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज़्यादातर रहते हैं। 100% चांस हैं कि ये क्वेश्चन या फिर आपके अनुनादी परपथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार करना एसी से, ठीक है। बाकी आप शिखर मान से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है छोटी छोटी वो तैयार कर लेना। शिखर मान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। ब्रूस्टर का नियम लिखना है। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। यानी कि ये आपके पोलराइजेशन से, यानी कि प्रकाश के ध्रुवण से है और ये सेकेंड फिजिक्स का है, ठीक है। जो पार्ट 2 है फिजिक्स का 12th का, उसमें का क्वेश्चन है वो भी वेव ऑप्टिक्स से है। तो 4 नंबर ये भी है। डेरिवेशन नहीं है, अब डेरिवेशन जो दिया गया वो आपको सॉल्व करना, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और पहले तो आपको ब्रूस्टर का नियम लिखना है, फिर उसकी सहायता से ये आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है। आपकी बुक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पास बुक्स होंगी जरूर मिल जाएगी, या फिर आप अथवा में क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ये हर बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड में आता है, एमपी बोर्ड में तो लगातार पूछा जाता है प्रश्न है। इसलिए इस 4 नंबर को क्लियर करने के लिए हमारी समझ से दोस्तों कि पहले वाले करने के बजाय इसका कर लेना, क्योंकि आपको 4 ही प्रतिबंध लिखने हैं, 4 ही शर्तें लिखनी है। तो कंडीशंस लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। एक एक दो दो लाइन की कंडीशंस रहेंगी, आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं से आप सभी देख सकते हैं 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया। विचलन रहित बड़े विक्षेपण के लिए प्रिज्म के कोणों में संबंध स्थापित करना है। ये आपके प्रिज्म से रिलेटेड पार्ट 2 फिजिक्स का है, 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपके प्रिज्म से आपने प्रिज्म वाला जो भी पोर्शन वो 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और 12th में तो आपने डेरिवेशन सॉल्व किया होगा, तो उसी डेरिवेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। आपके बुक्स में मिल जाएगा। और अगर प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखना है तो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या लिखना है। तो फाइनली देखिए दोस्तों, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर प्रकाश की व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, यानी कि दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, और अर्थात उनके बीच कला समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम वहाँ पहुँचने वाली दोनों तरंगे के कलांतर पर निर्भर करता है। ये आपका क्वेश्चन जो 8 है वही आपको बता रहे हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आप अन्य भी लिख सकते हो कोई भी। दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्डी होना चाहिए, यानी कि दोनों तरंगे एक वर्डी होनी चाहिए, ये लिखना है। साथ ही तीसरा पॉइंट आप सभी देख सकते हो, दोनों तरंगों के आयाम लगभग सेम होने चाहिए, क्योंकि तरंगों का आयाम बराबर होने से न्यूनतम तीव्रता शून्य होगी और व्यतिकरण चित्र स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल में भी लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए, अर्थात दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए, क्योंकि यदि दोनों स्रोत दूर दूर होंगे तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु इतने पास पास होंगे कि प्रेक्षण लेना कठिन हो जाएगा। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, या फिर अपनी तरफ से भी कोई 4 पॉइंट लिखने। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, कोई बात नहीं, 5 मैंने लिख दिया था, ठीक है। यदि तरंगे ध्रुवित होती हैं तो दोनों तरंगे समान तल में ध्रुवित होनी चाहिए, ये आपके पोलराइजेशन से रिलेटेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 नंबर पाना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने बताया भी है कि एक एक नंबर करके 4 अंक प्राप्त कर सकते हो, कोई 4 पॉइंट अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 9वां नंबर क्वेश्चन आपको बताया भी था कि प्रिज्म के कोणों के संबंध स्थापित करना, या फिर अथवा में एक न्यूमेरिकल देगा, वो भी लेंस से है। पार्ट 1 फिजिक्स का नहीं है बल्कि पार्ट 2 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका लेंस से निर्धारित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने आपको
मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करो बेटा। और मैं आपको बता दूँ MP बोर्ड की हर एक अपडेट आपको, और MP बोर्ड के फिजिक्स के पेपर, मैथ्स के पेपर और केमिस्ट्री के पेपर यहीं पर सॉल्व कराने जाने वाले, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन अभी बताया था लेंस से, उसमें F का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो आपका माध्यम का वहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है वो 1.75 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लेना है। फार्मूला क्या है कि स्नेल के नियम से फार्मूला आप जानते हो कि थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ता है। तो स्नेल का नियम आप सभी जानते हो कि W यहाँ पर वाटर है, W से वाटर आप है, ठीक है। और G यहाँ पर क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी कैसे पढ़ो कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपको स्नेल के नियम से ये फार्मूला लाना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और फिर यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ रखने देने, ठीक है। वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पर जो फार्मूला था, मेन फार्मूला आप सभी जानते हो, 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। और 1/r1 r2 की वैल्यू यहाँ पर डाल देना क्योंकि सेम वैल्यू है। तो ऐसा करके आप माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका लेंस जो है उत्तल लेंस है, इसलिए आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर f बराबर -70 सेंटीमीटर हो जाएगी और प्रकृति इसकी क्या होगी, अवतल हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 70 सेंटीमीटर आएगा और जिसका नेचर क्या होगा वो आपका अवतल लेंस होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह आपके मॉडर्न फिजिक्स से वो प्रकाश विद्युत प्रवाह की परिभाषा लिखना, प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम लिखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको तैयार करना है क्योंकि इसमें से आधा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके 2 नंबर में और पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है इससे रिलेटेड। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। अथवा में आप सभी देख सकते हो, डी ब्रोगली की तरंग तय समीकरण को स्पष्ट करना है, यानी कि स्थापना करना, प्रूव करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है और स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कर 2 से 4 स्टेप में ये समीकरण हो जाएगी आपकी, ठीक है। नहीं होती बताएगा, ठीक है। मॉडम क्या है, ब्लॉक आरेख द्वारा इसकी कार्यविधि समझाना है, ठीक है। मॉडम अगर नहीं आता है 4 नंबर का तो आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, फैक्स मशीन क्या है, ब्लॉक आरेख द्वारा इसकी कार्यविधि समझाने की। दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा करेगा आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि फैक्स मशीन का क्या अर्थ है, तो 1 नंबर का फैक्स मशीन का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना, फिर 3 नंबर का इसी में 2 नंबर का ब्लॉक आरेख बनाना है, उसकी कार्यविधि 2 नंबर में कर देना। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हो तो आपका समय वेस्ट होगा और आपका पेपर छूट सकता है। तो 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आई होप जो मैंने यहाँ पर मोटिवेशन दिया वो आप लोग जरूर देखिएगा और सुनिएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कि 12th नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में। ये यूपी बोर्ड में नहीं बल्कि MP बोर्ड में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये MP बोर्ड की तरफ से निर्धारित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाएं, क्योंकि इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके सेकंड चैप्टर से है, पोटेंशियल से है। पोटेंशियल यानी कि विभव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको बता दूँ। न्यूमेरिकल दिया क्या गया यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि पानी की 64 आवेशित बूंदें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है तथा प्रत्येक पर 10⁻⁸ कूलाम आवेश भी है। इनकी सी का यहाँ पर कूलाम है वो 10⁻⁸ कूलाम आवेश यानी कि क्यू का मान दे रखा है और साथ ही जो त्रिज्या है वो हमारी 1 मिलीमीटर दे रखी है। तो 1 मिलीमीटर को हम चेंज करना चाहे सेंटीमीटर में, मीटर में, तो आप सभी जानते हो कि 10⁻³ यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और बड़ी बूंद का इन्होंने क्या पूछा, पोटेंशियल पूछा। नहीं, पोटेंशियल मतलब विभव पूछा है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं बता भी देते हैं। देखिए तो बच्चों मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे यहाँ पर सॉल्व करें। जो आपके गिवन है वो आपको तो लिखना पड़ेगा कि एक बूंद की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना, तो 1 × 10⁻³ मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आवेश की जो मात्रा देख रहे हैं, क्यों का मान उन्होंने बताया कि 10⁻⁸ कूलाम है और बूंदों की संख्या उन्होंने 64 दे रखा है। क्वेश्चन में ये सब गिवन है और यहाँ पर सॉल्व क्या करना है कि आपको विभव निकालना है। तो बड़ी बूंद का आयतन आपको 64 × छोटी बूंद का, एक छोटी बूंद का आयतन इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी विभव निकलेगा जब आपके दोनों पार्ट बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों विभव समान होंगे तभी आप, दोनों आयतन जब समान होंगे तभी आप विभव निकाल सकते हो। तो बड़ी बूंद का आयतन आप उसके लिए R, आप इस जो त्रिज्या वह कैपिटल R मान सकते हो और जो छोटी बूंद का आयतन है उसके लिए त्रिज्या आप स्मॉल r मान सकते हो। और फार्मूला जानते हो कि बड़ी बूंद का आयतन है तो बूंद आपकी गोल होती है, तो उसके लिए फार्मूला आप जानते हो
आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसमें भी आप 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर 64 से गुणा हो जाएगा और एक छोटे बूंद का आयतन यहाँ पर ऐड कर देना, गुणा कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आर क्यूब यहाँ पर 4/3 यहाँ पर कट हो जाएगा और यहाँ से आपका आर क्यूब यानी कि पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपके करना है कि आर क्यूब यहाँ पर बचेगा 4r क्यूब का ये होल क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ से अगर तुलना करी जाए तो r बराबर 4r आ जाएगा और आप r की वैल्यू जानते हो कि क्या है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में है कि r की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला भी कि 1/10⁻³ मीटर, तो यहीं पर आपको स्मॉल r की वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान आ जाएगा 4/10⁻³ मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर विभव निकालना है, v का मान निकालना है, तो v आप जानते हो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आपका 64 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है। तो 64 क्यों मैंने बताया, क्योंकि आपको 64 बूंदों का निकालना है, ठीक है। तो 64 × 10⁻⁸ कूलाम, तो वहाँ पर v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है और v का मान यहाँ पर, क्योंकि आपको त्रिज्या पता ही चल गई है और v का मान आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1.44 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर टफ लगता है तो उसके अथवा में भी कर सकते हो। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया, अथवा हमें क्वेश्चन जो दिया गया वो आपका बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेरिवेशन है और ये कैपेसिटर से डेरिवेशन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती, तो संधारित्र का प्रिंसिपल भी यहाँ पर लिखना है। तो प्रिंसिपल लिखने के लिए आपको 2 नंबर प्रिंसिपल के देने हैं और बाकी 3 नंबर आपको डेरिवेशन के देने पड़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका जो फार्मूला तो वही है, तो c बराबर 4 पाई, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a × r, ये इसका फार्मूला हो जाता है, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। फिर जो 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित में, यहाँ पर जो मैं बता दूँ कि जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं और जो टेलीस्कोप होते हैं कि दूरदर्शी, ये आने इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं किसी भी सेट में, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जरूर तैयार कर लेना है, आपके 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के दिए गए हैं, तो हम भी आपका टेलीस्कोप देख सकते हो, ठीक है। बाकी 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखा सकते हैं, ये भी आपका डेरिवेशन पार्ट है और साथ ही साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, क्योंकि आपके सबसे लास्ट चैप्टर आपका दिया गया है सेमीकंडक्टर का, यानी कि अर्धचालक का, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है डायोड के, ठीक है। तो पीएन संबंधित डायोड का आपका यहाँ पर वर्णन करना है और नामांकित चित्र भी बनाना है और कार्यविधि भी लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि निवेशी विभव का निर्गत विभव के साथ परिवर्तन आरेख, यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर आपको दिलाएंगे, या फिर आप नहीं कर पाते हो तो अथवा मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो गेट दिया गया बहुत ज़्यादा ईजी है और इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। गेट का आपको यहाँ पर परिभाषित करना है, 2.5 नंबर के 2 हैं गेट, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एंड गेट क्या है उसका आपको आरेख बनाना है, फिर सततता सारणी लिखने, संकेत लिख देना और उसका यहाँ पर चित्र बना देना, ठीक है। जो भी परिपथ का चित्र था वो जरूर बना देना, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। नार गेट का इसी तरह बना देना। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर सभी बच्चे करेंगे और पहला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल, उसमें टाइम वेस्ट होगा। बाकी आप 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है आपको ये फार्मूला, क्योंकि प्रिज्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके आए हैं और दोनों क्वेश्चन आपके डेरिवेशन पार्ट हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और प्रिज्म के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर बनते हैं तो प्रिज्म में यही आपके डेरिवेटिव पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी परिभाषाएं भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ अगर नहीं कर पाते हो ये वाला क्वेश्चन तो अथवा में भी आप क्वेश्चन आपके लेंस से दिया गया है और ये आपका उत्तल सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ये आपको तैयार करना है अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते थे और 16 नंबर आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और 16 नंबर क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट फिजिक्स से है और फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन देगा कि 2 लंबी समअच्छी परिनलिकाओं के लिए मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपके जो आपका चैप्टर एसी से पहले आपका जो चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आपका दिया गया 2 लंबी समअच्छी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि प्रेरकत्व से लिया गया क्वेश्चन है और अन्योन्य प्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं या फिर आप नहीं कर पाते हो तो आपको प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो 10th से पढ़ते आ रहे हो बेटा, 10th से पढ़ते आ रहे हो, इसका आपको चित्र बनाना, कार्यविधि करना है और सिद्धांत लिखना है।
तो ये आपके 16 नंबर क्वेश्चन तक थे आपके पेपर्स में, ठीक है। पेपर में आपके क्वेश्चन थे और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आई होप सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। और अगर आपको रिलेटेड कोई टफ अब भी लग रहा है क्वेश्चन तो कमेंट करना, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, किस खंड का है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने। एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में 4 जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिलाप होता है, ठीक है। तो मैं यही संभावना दे रहा हूँ कि बच्चों कि आने वाले वीडियोस में आपको एमसीक्यू कराऊंगा और एमसीक्यू आपको करना पड़ेगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग प्रिपेयर रहेगा, आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। और जो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो बताइएगा पार्ट 1 या पार्ट 2 से, ठीक है। और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है वो, आप लोग देख सकते हो कि उनमें जो एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ज़्यादा टफ हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करो। धन्यवाद।